ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हॉट सीट का ओपिनियन पोल लगातार इंडिया टीवी पर जारी है और अब चलिए वायनाड से निकलकर चलते हैं बिहार में और बिहार की हॉट सीटें आपको बताते हैं इस बार कौन किस सीट पर बाजी मारने जा रहा है। सबसे पहली सीट है बेगूसराय की, जहां गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई के तरफ से हो सकता है। हालांकि सीपीआई ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन गिरिराज सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कल ही गिरिराज सिंह का नाम 111 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई है उसमें आया है और देखिए यहां पर गिरिराज सिंह जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो मुकाबला है सीपीआई के नेता के साथ होगा। हालांकि सीपीआई का कैंडिडेट कौन बनेगा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से जी बात करें कि सीपीआई का गढ़ एक वक्त पर कहा जाता था, लेकिन पिछली बार भी अगर देखें कन्हैया कुमार भी थे और आरजेडी से भी थे, लेकिन तब भी दोनों के वोट परसेंटेज को मिला ले तब भी यहाँ पर गिरिराज सिंह को मात नहीं दे सकते थे। मैं यही अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो यह बता रहा था कि जो बीजेपी ने 160 या 162 सीटों पर 50% से अधिक वोट हासिल किए थे, उसमें बेगूसराय एक है। किसी जमाने में बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का वहां बहुत होल्ड था। लेकिन पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह को अगर देखें तो उनके सामने बहुत ही क्रांतिकारी इन्वर्टेड कोमा में कन्हैया कुमार उनके सामने सीपीआई के उम्मीदवार थे। पर अब तो कांग्रेस चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी में थे, इस वक्त वो कांग्रेस की ध्वजा पकड़ के घूम रहे हैं। तो और उस तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से आरजेडी थी, वहां कोई हसन साहब थे, हसन मुनाजिर हसन थे शायद वहां। और इन दोनों के वोट को भी अगर मिला दें तो गिरिराज बाबू की बहुत ज्यादा, तनवीर हसन थे सॉरी, और गिरिराज बाबू का वोट उन लोगों से लगभग 2 लाख अधिक था। तो मुझे लगता है कि जो ये बेगूसराय है ये भूमिहार बहुल इलाका है, दूसरी जाति के लोग भी वहां उतनी ही संख्या में हैं, लेकिन गिरिराज सिंह लगातार बेगूसराय में सक्रिय रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रालय में काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक छवि है, उसका लाभ भी वहां मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और भाजपा में जो गठबंधन हुआ है उसका न्यूनतम मतलब थोड़ा बहुत लाभ वहां मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत फायदा होने वाला और नहीं। महागठबंधन जो है उसमें तो अभी सीटों को लेकर फाइनलाइज नहीं हो रहा है। अगली सीट जो मैं डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, बक्सर की सीट जो है, वहां पर आरजेडी ने बिना सीटों को लेकर अभी तालमेल हुआ नहीं कि अपना कैंडिडेट पहले ही उतार दिया है। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट वहां पर काटा है और वहां पर देखिए बक्सर में क्या कुछ हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। बक्सर की अगर हम बात करें तो यहां पर मिथिलेश तिवारी जो है आसानी से जीत दर्ज कर रहे हैं और आरजेडी ने अभी तो सीटों पर सहमति बने ना बने, उन्होंने सुधाकर सिंह जी को टिकट पकड़ा दिया है। समीर जी, तो ये हमारा ओपिनियन पोल जो है, आपको लगता है कि यही कमोबेश आगे रहेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि मिथिलेश तिवारी वहाँ से जीतेंगे। अश्विनी चौबे वहाँ से केंद्र में मंत्री रहे हैं, वहाँ से सांसद रहे हैं और मिथिलेश तिवारी उन्हीं की चॉइस है। मतलब अगर जब उनका टिकट काटा गया था तो मिथिलेश तिवारी का इन्होंने नाम का जिक्र किया था और मिथिलेश तिवारी भी ब्राह्मण है, वहां से सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंट सीट है ये, ब्राह्मण, बिल्कुल ब्राह्मण डोमिनेंट सीट है बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी अब अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर एक बहुत मजबूत जमीनी स्तर पर काम हो गया, संगठन बहुत मजबूत है, आरएसएस का बहुत काम है और शायद यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर होने के कारण वहां पर नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि उन्हें अपने अगर सांसद जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत है और बक्सर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली जीतेगी। बिल्कुल, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अश्विनी चौबे का टिकट कटना और मिथिलेश तिवारी, ये माना जाता रहा है कि अश्विनी चौबे के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसीलिए शायद अश्विनी चौबे नाराज भी नहीं हुए टिकट कटने से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिथिलेश तिवारी हालांकि रहने वाले वो गोपालगंज के हैं, लेकिन वहाँ से गोपालगंज से उठा के उनको वहाँ भेजा गया। अश्विनी चौबे के बेहद करीबी रहे हैं और बिहार के पॉलिटिक्स में बीजेपी के भीतर मंगल पांडे वर्सेस मिथिलेश तिवारी की एक फाइट चलती थी। मंगल पांडे और अश्विनी चौबे में बहुत अच्छी नहीं बनती थी और अश्विनी चौबे फिर मिथिलेश तिवारी को बहुत प्रमोट करते थे, लेकिन निश्चित तौर पर अश्विनी चौबे को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उनका टिकट काटा जाएगा और उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी को भेजा जाएगा। और कोई भी जो विजिबल फैक्टर है
अश्वनी चौबे के खिलाफ वो नहीं था, तो आप समझ सकती हैं कि मामला कितना गंभीर रहा होगा कि पिछले 20 दिन पहले लगभग इंडिया टीवी ने ये रिपोर्ट किया था कि बक्सर से अश्वनी चौबे का टिकट काटा जा रहा है, और कारण कितना मजबूत रहा होगा आप समझ सकती हैं। तो उस लिहाज से कैंडिडेट बदल दिया गया, लेकिन सीट बिल्कुल सेफ सीट है बीजेपी के लिहाज से, और बीजेपी को वहाँ पर तनिक भी कोई परेशानी नहीं होने जा रही। उसके पहले बेगूसराय के बारे में जो आप बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा संभावना यह है कि लेफ्ट की तरफ से शत्रुघ्न सिंह वहाँ पे कैंडिडेट बनाए जाएंगे। पुराने कम्युनिस्ट नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन वो चुनाव में कोई हलचल पैदा कर पाएंगे, इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, नीतीश के पास भी एक बार चलते हैं। बिहार यहाँ पर गठबंधन पर सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, और बक्सर सीट की हमने बात करी, सहमति बने ना बने सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन आरजेडी ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया और वो कुछ कमाल कर सके ऐसा कम से कम हमारे ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा। नीतीश, मुझे लगता है शायद उन तक आवाज जी हाँ, सवाल दोहराएंगी। जी, हम कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी जो है एक बार फिर से चाह रही है कि वो पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराए और तमाम सीटें अपने खाते में करे, और हमारे ओपिनियन पोल में भी हॉट सीट जो है बक्सर की हम बात करें, बेगूसराय की बात करें, बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन वहां पर अगर हम महागठबंधन की बात करें तो आपस में अभी तो सीटों पर ही माथापच्ची चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, महागठबंधन में जो खींचतान है वो बिल्कुल अपने कह सकते हैं चरम पर है, और बिल्कुल लगातार वैसी ही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जिन सीटों पर अपना दावा कर रही थी वहाँ आरजेडी सिंबल दे रही है, तो वहाँ स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। और दूसरी तरफ एनडीए की लिस्ट आ चुकी है। बक्सर में जरूर बदलाव किया गया है, वहाँ पार्टी की तरफ से जो एक सर्वे कराया गया था उसमें अश्वनी चौबे को लेकर नाराजगी की बात सामने आई थी, और वहाँ पर जिस मिथिलेश तिवारी को दिया गया है वो भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण बहुल इलाका है, लंबे समय से वहाँ लालमुनि चौबे वहाँ जीता करते थे, और दूसरी जो बड़ी जाति है वो राजपूत जाति है। इसलिए आरजेडी ने वहाँ से जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो माना जा रहा है कि वहाँ ब्राह्मण जो वोटर है और इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियाँ और तमाम जो कोयरी कुर्मी वोटर हैं, उसका कम्बिनेशन यदि आप देखें तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति वहाँ पर अच्छी रहने की संभावना है। बेगूसराय में भी गिरिराज सिंह की स्थिति काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। पिछली बार से स्थिति इस बार अलग है। पिछली बार आपको याद होगा उनके सामने कन्हैया थे, और इस बार भी ये सीट कांग्रेस कन्हैया के लिए मांग रही थी, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं हुई। अंदरूनी बातें ये है कि तेजस्वी यादव कन्हैया को स्थापित नहीं हो देना चाहते हैं। बिहार में युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो ऐसे में तेजस्वी उनको यहाँ पर जगह देना नहीं चाहते। पिछले लोकसभा में भी ऐसी ही तस्वीर थी, और एक बार फिर उन्होंने ये सीट जो है अवधेश राय जो कि वहाँ बछवाड़ा इलाके से आते हैं, विधायक रह चुके हैं, हालांकि इसकी भी घोषणा नहीं हुई है, उनको सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर वो सीट दी गई है। तो गिरिराज सिंह वहाँ पर चूंकि भूमिहार बहुल इलाका है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह की स्थिति वहाँ पर अच्छी नजर आती है। पिछली बार तनवीर हसन वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी अच्छा खासा वोट काटा था, तो इस बार मुकाबला आमने सामने का होगा। लेकिन फिर भी यदि हम समीकरणों की बात करें तो ऐसी स्थिति में बेगूसराय में भी स्थिति बीजेपी की अच्छी नजर आ रही है। बिल्कुल, और अभी अंत तक अभी आपके सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही है, तो काडर में मूवमेंट कैसी होगी, क्या वाकई में वोट ट्रांसफर हो पाएगा? आपने गठबंधन तो आपस में कर लिया, ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी अगर अभी बड़े शीर्ष नेताओं में ही सहमति ना बन रही हो। इस बीच आरा की बात कर ले, राजपूत डोमिनेंस सीट है आरा की अगर हम बात करें तो यहां पर आरा में बीजेपी की ओर से आरके सिंह को एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और उन्हें टिकट दिया गया है, और आरजेडी अभी हम दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक महागठबंधन का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। नंबर 2 पर पिछली बार यहां से लेफ्ट के कैंडिडेट जो हैं वो रहे थे। और इसके बाद पटना साहिब सीट की बात कर लेते हैं प्रिया। बिल्कुल, देखिए यहां से रविशंकर प्रसाद का मुकाबला होगा आरजेडी के साथ। हालांकि यहां पर भी गठबंधन से आरजेडी के खाते में ही जाहिर सी बात है ये सीट जाएगी, लेकिन अभी तक कैंडिडेट यहां भी घोषित नहीं किया गया है। और रविशंकर प्रसाद देखिए, राम मंदिर को लेकर जिस तरह से वकील के तौर पर उनका योगदान रहा है, कद्दावर नेता है, भाजपा के संगठन में बेहद करीब से इन्होंने काम किया है, तो रविशंकर प्रसाद यहां से आसानी से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और सीट की बात कर लेते हैं, सारण की, जहां राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला होगा आरजेडी से ही ये माना जा रहा है। हालांकि यहां पर भी देखिए आरजेडी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और आज की डेट की अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां से बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो एक बार शांतनु जी, पिछली बार का ही अगर हम बात करें बिहार में कमोबेश ऐसा लग रहा है, जो हमारा प्रीवियस ओपिनियन पोल था उसमें भी, और अगर हॉट सीट की बात करें तो यहां पर भी ये जो महागठबंधन दिख रहा है जिसकी बात की जा रही है कि ग्राउंड पर काफी वेव है,
ऐसी वेव यहाँ पर जीत में तब्दील हो, ऐसा कम से कम ओपिनियन पोल तो नहीं कह रहा है, बड़े नेताओं के लिए भी नहीं कह रहा है। देखिए, जब तक नीतीश कुमार भाजपा के पास नहीं आए थे तो महागठबंधन की जो धुरी थी वो नीतीश कुमार के अराउंड थी। उसका जो कास्ट सेंसस जैसे आजकल राहुल गांधी हर जगह पत्रकारों के भी जात पूछते घूम रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार का कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट था। और अगर भाजपा के लिए जो डिफिकल्ट प्रदेश थे जिसमें बिहार महाराष्ट्र आता, तो बिहार इंपॉर्टेंट था। जैसे ही नीतीश कुमार आए, उनको सीट का बार्गेन भी अच्छा कर लिया, 16-17 सीटें उनको मिली। मेरे ख्याल से पूरी महागठबंधन की धुरी ही चेंज हो गई और इसी वजह से दिख भी रहा है कि वो सीटें नहीं डिक्लेयर भी नहीं कर पा रही आरजेडी, और भाजपा जेडीयू ने सामने से दोनों ने सीटें डिक्लेयर कर दी। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा रहेगा। पहले भी मेरे ख्याल से पिछली बार एक सीट बची थी, एनडीए के पास नहीं थी, और इस बार भी अच्छी सीटें लेके आएंगे वो। जी समीर सर, मुझे लगता है पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद की जीत निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार शत्रु सिन्हा वहां से लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर, एक तरफा जीत थी, शत्रु लेकिन सिन्हा को रविशंकर आया था। प्रसाद की। कायस्थ नेता, मुझे लगता है एक ही कायस्थ जिन्हें शायद बिहार में इस बार भी टिकट दिया गया, वापस कंटिन्यू किया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। बड़े नेता, अच्छे वकील है, पार्टी का पक्ष बहुत अच्छे से मीडिया में रखते हैं। हालांकि थोड़ी और राम मंदिर के वकील के तौर पर भी भाई उनकी जो पहचान है कहीं नहीं, ना कहीं बिल्कुल जनता है, के निश्चित बीच रूप से में। प्रवक्ता भी पार्टी के अच्छे रहे, मंत्री रहे, बस थोड़ा कई बार उनका एक एरोगेंस, उनका व्यवहार में एक मतलब पत्रकारों की शिकायत रहती है कि वो बहुत फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अच्छे नेता, निश्चित रूप से इस बार फिर जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बशीरहाट की चर्चा कर लेते हैं। बशीरहाट देखिए, यहाँ पर रेखा पात्रा का मुकाबला होगा हाजी नूरुल इस्लाम से, और बशीरहाट चर्चा का विषय भी रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि ये सीट उनके खाते में जाए, और हमारा ओपिनियन पोल ये बता भी रहा है कि ममता बनर्जी के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम कैंडिडेट, देखिए मुस्लिम बहुल इलाका भी है, और यहां से मुस्लिम कैंडिडेट का उतारना टीएमसी के लिए कारगर यहां पर लेकिन संदेश खाली मत भूलिए प्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी कहानी संदेश खाली के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमती है आनंद जी, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली के एक चेहरे को आप उम्मीदवार के तौर पर बनाते हैं, जीत हार नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में परसेप्शन पॉलिटिक्स में वो एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। ठीक कहा आपने, राजनीति में प्रतीक का बहुत महत्व होता है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं। यहां भी बसीरहाट में भी टीएमसी को भी अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। नुसरत जहां की जगह पर वो नूरुल इस्लाम को लेकर आए हैं, तो उन्होंने एक हार्डकोर मुस्लिम फेस दिया ताकि मुसलमानों को ज्यादा आकर्षित कर सके। लेकिन जिस प्रकार से रेखा पात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और मुझे लगता है कि संदेश खाली ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। और कुछ लोग तो यह भी मान रहे हैं कि जिस प्रकार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम किया था, ममता बनर्जी का यह नंदीग्राम न साबित हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरऑल सीटों का अगर प्रोजेक्शन देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो टीएमसी से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। क्योंकि जो सीपीआई सीपीएम है वहां, या जो कांग्रेस पार्टी है, ये बिखरे हुए लोग हैं, ये आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे। बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्होंने कुछ कुछ सीटों पे किया है, तो वहां वोटर एक तरह से कंफ्यूज है। और दूसरा, सीएए के आने से जो एक रिवर्स पोलराइजेशन वाला मामला था, क्योंकि मुसलमानों की वोट की संख्या भारत में जो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां बहुत ज्यादा है, पश्चिम बंगाल उनमें से एक है, तो वहां रिवर्स मथुरा वोटर्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, वोटर्स को भी बहुत इंपैक्ट करेगा। सही कहा आपने। तो आप अगर देखें, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी एकदम बौखलाहट में कह रही हैं कि वो किसी प्रकार से सीएए को लागू नहीं होने देंगी, वो गलत कह रही हैं। क्योंकि सीएए जो है वो केंद्र का कानून है और उसमें राज्य सरकारें कुछ कर नहीं सकती। तो खैर, चुनाव में नेताओं को कुछ भी बोलने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार संदेश खाली का बहुत गहरा संदेश खाली, सीए, ये दो बड़े फैक्टर होंगे क्या? और एक बार कृष्णनगर सीट की हम बात कर लेते हैं प्रिया, उसके बाद फिर इस पर एक ओवरऑल चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कृष्णानगर से जो मुकाबला है, राजमाता अमृता रॉय का मुकाबला होगा महुआ मोइत्रा से। महुआ मोइत्रा इस वक्त विवादों में चल रही हैं। सीबीआई का छापा हाल ही में उनके कई ठिकानों पर चला। जिस तरह से उन्होंने अपना जो संसद का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड दिया था, इसको लेकर विवादों में रही, और लगातार इसे इस तरह से बुलाने की कोशिश टीएमसी कर रही है कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते छापेमारी करवा रही है, इसलिए इन पर एक्शन लिया जा रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर राजमाता अमृता रॉय जीत दर्ज कर रही हैं कृष्णनगर सीट से, और महुआ मोइत्रा जो तमाम डिस्प्यूट्स और तमाम विवादों में रही हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समीर से दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक जो आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं, और एक ग्राउंड पर एक्टिव रहते हैं। देखिए, महुआ मोइत्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तय किया था कि इसे किसी भी हालत में लोकसभा में लेकर नहीं आना। महुआ मोइत्रा
पूरे समय बयान देती रही। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार महुआ मोइत्रा की वहां से हार हो। हालांकि मजबूत नेता है, तमाम आरोपों के बाद उसके बाद सदस्यता चली गई, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने फिर कृष्णानगर से सीट पर उतारा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने एक बेहतर उम्मीदवार उतारा है राजमाता को, और उनके जीतने की पूरी संभावना है। इसके अलावा बशीरहाट को लेकर जब बात हो रही थी, मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि बशीरहाट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया, ऐसे सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुई थी जब सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो वहां पर ईश्वर साहू को टिकट दिया था, जिसके बेटे मारे गए थे। उनके पिता को अमित शाह ने टिकट दिया था और अमित शाह खुद प्रचार करने गए थे, और उन्होंने सुरेंद्र चौबे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता वहां पर, उस व्यक्ति को ईश्वर साहू ने हरा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ा पॉइंट रहा था, और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संदेश खाली में बशीरहाट में वहां की जो विक्टिम रही है उसको टिकट दिया है। और मुझे लग रहा है वो निश्चित रूप से, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करेंगे, अमित शाह वहां जाएंगे, संगठन काम करेगा, तो हो सकता है कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सके। संदेश खाली क्या बीजेपी के लिए नंदीग्राम बनेगा, और क्या पश्चिम बंगाल से इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे? क्योंकि बंगाल में सवाल पूछा जाता था, काडर कहां है, नेता कहां है? पिछले 2-3 महीनों में अगर हमने टीवी में चुनाव के इतर किसी चीज़ की चर्चा करी है तो वो संदेश खाली इसमें बड़ी चर्चा हुई, और किस तरह से टीएमसी ने जो कल्प्रिट था उसको बचाती रही, मीडिया की सुर्खियों में रहा, और किस तरह से कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और उसका जो विक्टिम चेहरा था उसको टिकट दे देना मेरे ख्याल से एक ब्रेव बात भी है बीजेपी के लिए। और वो केवल वहाँ पे नहीं, वो पूरे बंगाल में इफेक्ट और खासकर उस रीजन में इफेक्ट डालेगा बीजेपी के लिए। मेरे ख्याल बहुत अच्छा टिकट है। जल्दी से एक रिएक्शन देवेंद्र का ले लेते हैं। देवेंद्र, आपको क्या लग रहा है बंगाल को लेकर? और बंगाल में निश्चित तौर पे आप देखेंगे जब नतीजे आएंगे तो टीएमसी से ज़्यादा बीजेपी की सीटें आएँ, इस बात के संकेत दिख रहे हैं, इस बात की संभावना बहुत नज़र आ रही है। और जिन सीटों की आप बात करिए, चाहे कृष्णानगर की बात करें, तामलू की बात कर लें, इन सीटों को बीजेपी ने अपने टारगेट में रखा है कि पिछली सीटें रिटेन करने के साथ साथ इन सीटों को झटक लिया जाए। और इसके अलावा फोकस आसनसोल पे भी है। पिछले कल भी आपने देखा कि आसनसोल अभी होल्ड वाले सिचुएशन में है, क्योंकि पार्टी वहाँ पे चाह रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ किसी मजबूत कैंडिडेट को दिया जाए। तो बंगाल में बीजेपी खासतौर पर एक एक सीट की बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है, और पूरी कोशिश ये है कि जिस बंगाली नैरेटिव को लेकर टीएमसी अपने तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करती है, इनका कैंडिडेट सिलेक्शन भी उसी हिसाब से हो। बशीरहाट ही आप देख लें कि संदेश खाली की जो विक्टिम है उसको आप चुन रहे हैं, तो पार्टी की पूरी कोशिश है बंगाली प्राइड के हिसाब से अपने कैंपेन को आगे बढ़ाने का, और सीटों को लेकर पार्टी होपफुल है कि 24 जो गलती विधानसभा में की थी कि बाहर से आकर लोग जो हैं वो विधानसभा का चुनाव संभाल रहे थे, वो नहीं है। वहीं के नेताओं पर भरोसा जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, और संदेश खाली सीए एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। प्रिया, बिल्कुल। देखिए, आज होली के दिन हमने आपको हॉट सीटों का ओपिनियन पोल बताया। हालांकि ये असली होली कौन मनाएगा ये 4 जून को तय होगा। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको 4 जून को एक और होली मनवा रहे हैं। बिल्कुल।